पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकी ठिकानों का खात्मा किया और आतंकियों का खात्मा किया जो लोग धर्म पूछकर भारत के नागरिकों की हत्या किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश की आतंकियों को कवर फायर देने के लिए और भारत के भीतर हमला करने के लिए, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उसके बाद बीजेपी सहित तमाम सारी पार्टियां तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेनाओं को सल्यूट कर रही हैं और उनको सलामी दे रही हैं कि किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना के भी छक्के छुड़ाए और आतंकी ठिकानों का भी भारतीय सेना ने खात्मा कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों के बीच पहुंचे और उनकी जमकर हौसला अफजाई की। वहीं इस ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो वहीं सैनिकों के सम्मान में देश भर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर सैन्य मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। रांची में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, तिरंगा यात्रा में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ में संजय सेठ हैं जो कि रक्षा राज्य मंत्री है, अभी बाबूलाल मरांडी हैं, और सीपी सिंह हैं, सत्यनारायण सिंह जी हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो चेहरे इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और ये तिरंगा यात्रा अब यहाँ से शुरू हो चुकी है और यहाँ से ये तिरंगा यात्रा बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक जाएगी। और साफ तौर पर बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पाकिस्तान ने देखा, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल धूसरित करने का काम भारतीय सेना ने किया, उसके बाद सैन्य मनोबल को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य, महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इस तिरंगा यात्रा में, और ये तिरंगा यात्रा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी सैन्य मनोबल के उत्साह को कम होने देने को तैयार नहीं है। और जैसा साफ तौर पर देख सकते हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी अगुवाई कर रहे हैं और तमाम शहरों में बड़े नेता जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 9 खूंखार आतंकवादियों के अड्डों को समूल नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और उनके रहनुमा पाकिस्तान की फौज, उनके 11 एयरबेस पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। बाबूलाल मरांडी हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी इस पूरी तिरंगा यात्रा को किस तरह से ले रही है और सैन्य मनोबल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्व रखता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बीएसएफ जवान पूनम कुमार को पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा आज भारत को सौंपा गया। सुबह करीब 10 बजे के करीब अटारी वाघा बॉर्डर पे उन्हें पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया। इसके बाद पूनम शाह का एक मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें वो पूरी तरह से फिट आए। आपको बता देते हैं कि आज से 20 दिन पहले पूनम कुमार गलती से पाकिस्तानी जो सीमा है उसको पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर भी चलता रहा, लेकिन इस बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स से छुड़वाने के लिए आवाज़ें भी उठती रही और आखिरकार 20 दिन बाद पूनम अपनी धरती पर वापस लौटे, जिससे उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया पर दिए विवादित बयान पर सियासत शुरू हो गई है और इस पर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष पार्टी बीजेपी और मंत्री विजय शाह पर हमलावर हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं कि एक समुदाय विषय को टारगेट किया गया है। बहन पर, बेटी पर, जो कि सेना की अधिकारी है, उस पर इस तरह का विवादास्पद बयान दिया है और इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर भी है और मंत्री विजय शाह का पुतला दहन भी किया गया है। विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें पार्टी के अंदर, तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं सहित तमाम नेतृत्व ने उनको अच्छी तरह से बुलाकर समझाइश दी है और कड़ी चेतावनी भी दी है। हालांकि इस बयान को लेकर विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांग ली है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इसको सख्त रूप में देखा जा रहा है और हो सकता है कि विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई भी हो। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मुंबई मेट्रो रेड लाइन 9 के पहले फेज के ट्रायल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखा दी है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। यह पश्चिमी मुंबई के आखिरी स्टेशन दहीसर से मीरा रोड के काशी गांव तक है। मेट्रो लाइन 9 अंधेरी दहीसर से मीरा भाईंदर तक रेड लाइन 7 का विस्तार है। यह पहले चरण में अंधेरी से काशी मीरा तक सीधा मेट्रो लिंक जोड़ेगा, जबकि दूसरे चरण में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भाईंदर पश्चिम तक विस्तारित होगा। पूरी रेड लाइन में 8 स्टेशन हैं। पूरी रेड लाइन 9 में 8 स्टेशन है, जिसमें दहीसर, पांडुरंगवाड़ी, मीरा गांव, काशी गांव, साई बाबा नगर, मेदेतिया नगर, इसके साथ ही शहीद भगत सिंह गार्डन और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का नाम शामिल है। पहले चरण में केवल काशी गांव तक ही 4 स्टेशन चालू होंगे। मेट्रो लाइन 9 के पूरे रूट का सिविल वर्क 85% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। इस रूट पर कुल 8 स्टेशन है। 4 स्टेशन ट्रायल के लिए तैयार है, जबकि आगामी कुछ सप्ताह में मेट्रो के बचे हुए अन्य 4 स्टेशन भी ट्रायल रन के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मेट्रो का काम चल रहा है, शुरू होने से ठाणे जिले के लोगों का सफ़र आसान होगा और मीरा भाईंदर के लोगों को भीड़ भाड़ से भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में लोगों को ट्रैफिक से राहत देने के लिए ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ऐसे मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनका जो सफ़र है वो आसान हो सके। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई के तौर पर शपथ दिलाई है। ये पहले ऐसे बौद्ध हैं जिन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है और वहां तक पहुंचा है। साथ ही देश के दूसरे ऐसे अनुसूचित जाति से आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले के.जी. बालाकृष्णन को 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल तक रहा, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल सीजेआई के तौर पर मात्र 7 महीने यानी कि 23 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। हालांकि 2019 में गवई को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया था।
इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले दिए, जिसमें राजीव गांधी के हत्यारों का मामला हो या फिर राहुल गांधी की सदस्यता का मामला या फिर यूएपीए हो या मनी लॉन्ड्रिंग का केस या फिर आरक्षण के तहत आरक्षण देने की बात हो, इन सभी मामलों में इन्होंने अहम फैसला दिया है। इसके अलावा भी बुलडोजर को लेकर जारी दिशा निर्देश देने वालों में ये भी शामिल थे। अब देखना होगा जब जस्टिस यानी कि अब सीजीआई बीआर गवई जब अपने पद पर आसीन हो गए हैं तो इस दौरान यानी कि सीजीआई के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे अहम फैसले देते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। दो गुट आमने सामने आ गए हैं और ये गुट अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर आमने सामने आए हैं। पहले भी इसको लेकर विवाद हुआ था, आज फिर से एक बार जब मूर्ति लगाए जाने को लेकर यह विवाद गहरा गया है। जहां कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाए जाने का ये विवाद हुआ है, जिस पर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम ग्वालियर पुलिस के द्वारा किए गए हैं, वही दोनों गुट आमने सामने आ गए और मुंहबाज भी हुआ है, कुछ झगड़े की संभावनाएं भी नजर आई। लेकिन फिलहाल पुलिस की वजह से, पुलिस के हस्तक्षेप से विवाद शांत करा दिया गया है। दोनों गुट जो है अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक गुट के द्वारा कहा जा रहा है कि मूर्ति लगाई जाएगी, तो वहीं एक अभिभाषक संघ के गुट के द्वारा इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे में एक गुट का कहना है कि मूर्ति अब तक किसी भी कोर्ट परिसर में नहीं लगाई गई है। ऐसे तो हर समाज का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति अपनी अपनी जाति की मूर्ति लगाए जाने की बात कहेगा, इसलिए इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। फिलहाल दोनों जो गुट है उनको शांत करा दिया गया है। दोनों गुट जो है अपनी कमेटी में दोनों के द्वारा बात रखी जाएगी और कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय मान्य होगा। फिलहाल देखना होगा यह निर्णय क्या आता है। जब कमेटी की बैठक होगी तब इसका निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल दोनों संगठनों गुटों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट जारी है और पुलिस के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। उत्तर प्रदेश में राजधानी के अलावा और जिलों में गर्मी की कहर बढ़ती जा रही है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि 15 जिलों में लू का कहर से लोगों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी और तापिश का प्रकोप और बढ़ने वाला है। बुधवार से पूर्वांचल के तराई हिस्सों के 19 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गर्मी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने इंतजाम भी किया है। हॉस्पिटलों में वार्ड की संख्या बढ़ाई गई है। उस वार्ड में कूलर और एसी का भी व्यवस्था किया गया है। पिछले साल हीट वेव से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, इसलिए सरकार की कोशिश है कि लोगों को जागरूक करके हीट वेव और लू के प्रकोप से बचाया जाए। सहयोगी शहनवाज हुसैन के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अयोध्या में तापमान के बढ़ने से यहाँ पर पर्यटन उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ तापमान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं वो अयोध्या इस समय कम आ रहे हैं। राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट और सरयू घाट से लेकर होटलों की अगर बात करें तो जो पहले स्थिति थी अब वो स्थिति इस समय पर्यटकों की नहीं रह गई है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि लगातार टेम्परेचर, जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है और उसके वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आना कम हो गया है। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि में जो श्रद्धालु रामलला के भक्त हैं, जो उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए विशेष सुविधा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से की गई है। छांव की व्यवस्था की गई है और इसके साथ पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। गुरुग्राम से रिश्तों को तार-तार करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी बेटी व दामाद के बीच में जब सुलह करवाई तो इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बीती सोमवार को बेटी व दामाद के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद ससुर ने
दोनों के बीच में सुलह करवा दी, लेकिन गुस्साई बेटी अपने किराए के मकान को छोड़कर अपने गांव की तरफ रवाना हो गई और इसी बात से हत्यारोपी प्रभात कमल काफी नाराज हो गया और उसी रात उसने अपने ससुर को बाइक के शॉकर से पीट कर हत्या कर दी और कमरे को बंद कर वहां से फरार हो गया। अगली सुबह उसने मृतक की बेटी व अपनी पत्नी को इस बारे में जानकारी दी। गुरुग्राम पहुंची उसकी बेटी ने गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हत्यारोपी की तलाश कर दी। हालांकि कुछ ही घंटे बाद गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी को काबू कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद में ये महिला है ये इस घर को छोड़ करके कहीं अन्य स्थान पर चली गई थी। तो इसी रंजिश में 12-13 की रात को महिला के पति के द्वारा साइलेंसर से उसके पिता की हत्या कर दी गई। शुरुआती पूछताछ में यह मालूम हुआ कि हत्यारोपी शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी के साथ अक्सर इसका विवाद रहा करता था। इसके ससुर हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लिया करते थे, जिसकी वजह से ये उनसे रंजिश रखने लगा। और ऐसी ही एक शाम को जब इसकी पत्नी वहां से चली गई तो उसने रंजिशन अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर के नज़दीक से एक किसान अपने खेत में उगाए हुए तरबूज बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में भरकर इंदौर लाया था। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल अच्छी दामों पर बिकेगी और 4 पैसे कमाकर वो घर जाएगा। उसे क्या पता था कि नगर निगम के कर्मचारी उसे न तरबूज बेचने देंगे और उसका तराजू भी छुड़ा लेंगे। इस बात से दुखी होकर किसान ने सारे तरबूज सड़क पर फेंक दिए और सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। किसान का कहना था कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है और स्वच्छता को भी अपनाता है, लेकिन वह इस बात से और इस कृत्य से काफी दुखी हुआ। भारत को किसानों का देश कहा जाता है और मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन यदि किसान के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो खेती को लाभ का धंधा किस प्रकार से बनाया जाएगा, यह बात समझ से परे है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।